हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और बस सिर्फ इस एक बड़े रीजन की वजह से हम आज तक मर्क्यूरी पर एक भी स्पेस मिशन नहीं कर पाए। क्या आपको पता है मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूं? वेल, आप ही बताओ, आज तक हमने मार्स पर कितने मिशंस किए हैं? 30, वीनस पर 22, इनफैक्ट हमारे सूर्यमंडल में मौजूद सबसे दूर प्लैनेट प्लूटो पर हमने आज तक 3 मिशंस भेज दिए हैं, और यहां तक कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में 2 मिशंस। पर आज तक हमने हमारे सबसे नजदीकी प्लैनेट मर्क्यूरी, हाँ आपने सही सुना, वीनस और मार्स से भी ये ज्यादा नजदीक है मर्क्यूरी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मर्क्यूरी में आज तक कितने मिशंस भेजे हैं? वेल फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड टू नो अबाउट दिस। सो इस गुत्थी की कहानी शुरू होती है 3 नवंबर 1973 साल में। 5:47 AM, लॉन्च पैड 36B, फ्लोरिडा, मरीनर 10, नासा का सबसे पहला प्रोब मर्क्यूरी पे जाने के लिए रेडी है। सारे साइंटिस्टों के दिमाग में बस एक ही सवाल दहाड़ मार रहा है, क्या ये सक्सेसफुली मर्क्यूरी तक पहुंचेगा भी? क्योंकि वो पहला प्रोब होने वाला था जो बिना किसी फ्यूल के सिर्फ ग्रेविटेशनल असिस्टेंस की मदद से अर्थ से मर्क्यूरी तक की दूरी को तय करने वाला था। पर सरप्राइजिंगली कुछ समय बीतने के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि हम तो व्यर्थ में चिंता कर रहे थे, क्योंकि ये प्रोब सक्सेसफुली अपनी पूरी यात्रा को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अचानक से फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मानो सारी मेहनत पानी में मिल गई, क्योंकि फाइनल फ्लाईबाय के वक्त फ्यूल खत्म होने की वजह से ये मर्क्यूरी के अंदर साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड में क्रैश लैंड हो जाता है और मर्क्यूरी की सतह से टकराकर तबाह हो जाता है। अब अगर देखा जाए तो इसका मेन काम जो था वो था मर्क्यूरी के फोटोज को अर्थ तक भेजना, और उसने वो किया भी, पर फिर भी इसे आज अनसक्सेसफुल क्यों कहा जाता है? वेल फ्रेंड्स, बात ये है ना, जितने भी प्रोब्स को दूसरे प्लैनेट्स के फोटोज खींचने के लिए डिजाइन किया जाता है वो उस प्लैनेट के 25,000 से भी ज्यादा फोटोज खींचते हैं, पर इस प्रोब ने कितने फोटोज खींचे थे? वेल, सिर्फ 2700, जिसमें वीनस के भी कुछ फोटोज इंक्लूडेड है बाय द वे। मर्क्यूरी के करीब पहुंचते ही इस प्रोब ने ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना स्टार्ट कर दिया जो कोई भी और प्रोब किसी भी प्लैनेट के करीब जाते वक्त नहीं फेस करता है, और इस वजह से यह प्रोब वही प्रॉब्लम से जूझता रह गया जब तक उसका फ्यूल नहीं खत्म हो गया, और फिर वहां पर वो क्रैश लैंड कर गया। अब मर्क्यूरी में स्पेसिफिकली ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जो ये प्रोब्स को फेस करना पड़ता है? वेल, फॉर स्टार्टर्स, सन की हीट, ग्रेविटी और मर्क्यूरी का खुद का रिफ्लेक्शन। देखो, मर्क्यूरी पर जाने वाले कोई भी प्रोब पर 2 फोर्सेस का इन्फ्लुएंस होता है, एक तो सन की ग्रेविटी और दूसरा मर्क्यूरी की खुद की ग्रेविटी का। अब आप बताओ इसमें से किसकी ग्रेविटी ज्यादा है? ऑब्वियसली सन की। तो प्रोब सन की तरफ खींचा जाएगा या मर्क्यूरी की तरफ? ऑब्वियसली सन। इसका मतलब साफ है, मर्क्यूरी की तरफ कुछ भी भेजा जाए तो वो सीधा हमारे सन में घुस जाएगा, और ये है हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। पर इसका सॉल्यूशन भी काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करके हमारे वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी निकाल लिया था, जो था स्पीड। देखो, बेसिकली हमें प्रोब की स्पीड को इतना एक्यूरेटली सेट करना पड़ता है कि जब वो हाई स्पीड में मर्क्यूरी के अराउंड जाए तब वो सन की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस ना हो और फ्लाई बाय करके वापस आ जाए, और मर्क्यूरी के फोटोज भी खींच निकाले साथ में। यू नो, काइंड ऑफ लाइक जिस तरह किसी रेस कार को भी एक कर्व्ड रोड पर स्लो होना पड़ता है, उसी तरह अगर प्रोब को मर्क्यूरी के कर्व्ड ऑर्बिट में इंप्लांट करना है तो हमें उसकी स्पीड घटानी पड़ेगी, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस प्रोब को बाहर की तरफ फेंक देगा। बट हियर देयर इज अ कैच। अगर स्पीड ज्यादा स्लो रही तो सन या मर्क्यूरी की ग्रेविटी की वजह से वो सीधा उनमें घुस जाएगा, और अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो गई तो प्रोब फ्लाई बाय करके वापस तो आ जाएगा पर अच्छे से डेटा को कैप्चर नहीं कर पाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली यही हुआ हमारे मरीनर के साथ भी। लास्ट फ्लाई बाय के वक्त सन के इंटेंस रेडिएशंस की वजह से प्रोब का पाथ डिफ्लेक्ट हो गया और वो मर्क्यूरी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ गया। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और वो सीधा जाकर मर्क्यूरी के सतह से टकरा गया। अब जैसे मैंने कहा था, ये टक्कर कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। इस टक्कर में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि मान लो अगर वो हमारे अर्थ पर मौजूद गीजा पिरामिड से टकराता तो वो उतना सा प्रोब पूरे के पूरे गीजा को ही तबाह कर देता। अब जब इतने प्रॉब्लम्स है तो फिर भी हम मर्क्यूरी को आज स्टडी करना क्यों चाहते हैं? क्यों हमने रिसेंटली फिर एक बार 2018 में एक और मिशन उस पर लॉन्च किया है? वेल, इस सवाल का जवाब देने के पहले आप जरा इस वीडियो को देखो। कुछ ऐसा ही दृश्य मर्क्यूरी पर भी दिखता है। इस पर दिन में 2 बार सूरज उगता है, और आप सरप्राइज हो जाओगे ये जानकर कि मर्क्यूरी पर एक दिन लिटरली पृथ्वी के 2 साल जितना होता है। मतलब यहाँ पर आपका बर्थडे हर दिन में 2 बार आएगा। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? चलो थोड़ी टेक्निकलिटीज समझते हैं। हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक करके एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में समझेंगे। मर्क्यूरी का एक दिन अर्थ के 176 डेज के बराबर होता है। अब इससे आपको कितना स्लोली रोटेट कर रहा है ये समझ गए होंगे। मर्क्यूरी का एक साल अर्थ के 88 डेज जितना होता है।
और इससे वो कितना फास्ट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ये आप समझ गए होंगे। यानी मर्क्यूरी के 2 साल इज इक्वल टू अर्थ के 176 डेज। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद हमें क्या समझ में आया? सिंपल, मर्क्यूरी पर एक पूरा दिन इज इक्वल टू मर्क्यूरी का 2 पूरा साल। सो बेसिकली इस पर एक पूरा साल दोपहर रहती है और एक पूरी साल रात, विच इज फैसिनेटिंग। पर इस पर ऐसा क्यों हो रहा है? वेल फ्रेंड्स, अगर आप ये समझ गए ना तो समझ जाओ आप आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझ गए। सो चलो इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली आपको हमारा मून टाइडली लॉक्ड है ये तो पता ही होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस चांद पर इतना ज्यादा है कि वो उसे किसी भी डायरेक्शन में घूमने ही नहीं देती, अपने साथ नजरों से नजरें मिलाए रखती है। और बस मर्क्यूरी के केस में भी ऐसा ही है। सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस उस पर इतना ज्यादा है कि वो उसे रोटेट ही नहीं होने देता है और इसीलिए मर्क्यूरी का रोटेशनल स्पीड काफी कम है। पर रेवोल्यूशन का क्या? वो इतना तेज क्यों है? वेल, वो तो हमारे सौर्य मंडल के बनते ही डिसाइड हो चुका था। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले जब सन के इर्द गिर्द मौजूद डस्ट और गैस से बनी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क सिकुड़ रही थी, उस वक्त ही प्लैनेट्स की ट्रेजेक्ट्री और उनका फॉरवर्ड मोमेंटम सेट हो चुका था। जैसे